गुड मॉर्निंग, मैं लोकेश चौधरी, केमिस्ट्री लेक्चर। आज का जो सेकंड वीडियो है केमिकल काइनेटिक्स का, उसमें रासायनिक अभिक्रियाओं का रस समीकरण मितीय गुणांक ज्ञात करना। कल हमने रासायनिक अभिक्रियाओं को जो वेग ज्ञात किया था, उसमें हमारे पास में रासायनिक अभिक्रियाओं की जो वेग की इकाई थी, वेग की इकाई हमने ली थी मोल, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद दोनों गैसीय अवस्था में हो तो वहां पे उस कंडीशन में हमारे पास में जो वेग की इकाई होती है वो एटमॉस्फेयर सेकेंड इनवर्स होती है। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पास में यदि अभिकारक या उत्पाद गैसीय अवस्था में होते हैं, उस कंडीशन में जो अभिक्रिया का वेग है उसे हम एटमॉस्फेयर और सेकेंड इनवर्स, तो इसकी इकाई लेनी है। आगे है रासायनिक अभिक्रियाओं का रस समीकरण मितीय गुणांक ज्ञात करना। इसको हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्री, इंग्लिश में कहते हैं स्टोइकियोमेट्री गुणांक ज्ञात करना। अब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए रस समीकरण मितीय गुणांक लिखने के लिए हमारे पास में दी गई रासायनिक अभिक्रिया संतुलित होनी चाहिए। यानी कि पहली शर्त यह है कि हमारे पास में जो भी रासायनिक अभिक्रिया में दी हुई है वो कैसी होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा है हमारे पास में, अगर हमारे पास में किसी रासायनिक अभिक्रिया का रस समीकरण मितीय गुणांक ज्ञात है तो उस अभिक्रिया के बारे में, यानी कि उस अभिक्रिया के उसके जो औसत वेग है, औसत वेग एवं तात्क्षणिक वेग की गणना की जा सकती है। यानी कि हमें किसी रासायनिक अभिक्रिया का रस समीकरण मितीय गुणांक ज्ञात है तो हम उस अभिक्रिया का औसत वेग और तात्क्षणिक वेग ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा अभिक्रिया का वेग होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के लुप्त होने की दर तथा उत्पाद के बनने की दर के समान होता है। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक के लुप्त होने की दर बराबर उत्पाद के बनने की दर। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का स्टोइकियोमेट्री गुणांक ज्ञात करने के लिए अभिकारक के लुप्त होने की दर और उत्पाद के बनने की दर क्या होती है, समान होती है। यहाँ पे अंतर केवल चिन्ह का होता है। जो अभिकारक लुप्त होता है उसे हम माइनस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और जो उत्पाद बनता है उसे हम प्लस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास में कोई अभिक्रिया हो रही है, ये आर रिएक्टेंट है और ये हमारे पास में प्रोडक्ट है। ठीक है। यानी ये है अभिकारक और ये है उत्पाद। इसके लिए हमारे को जैसे औसत वेग और तात्क्षणिक वेग ज्ञात करना है तो औसत वेग ज्ञात करने के लिए अभिक्रिया का वेग बराबर डेल, इसके साथ में हम माइनस का साइन ले लेंगे, माइनस डेल आर हमारे पास में रिएक्टेंट की सांद्रता अपॉन डेल टी, साथ में बराबर प्लस डेल पी यानी प्रोडक्ट की सांद्रता और डेल टी। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए हमें औसत वेग ज्ञात करना है तो हमारे पास में रिएक्टेंट किस में होगा, माइनस में होगा, जो प्रोडक्ट है वो किस में होगा, प्लस में होगा। इसी प्रकार हमारे पास में तात्क्षणिक वेग ज्ञात करना है, इंस्टेंटेनियस वेग ज्ञात करना है। तात्क्षणिक वेग ज्ञात करने के लिए अभिक्रिया का वेग बराबर माइनस डी आर अपॉन डी टी बराबर प्लस डी पी अपॉन डी टी। यानी कि हमारे पास में किसी भी अभिक्रिया का रस समीकरण मितीय गुणांक की सहायता से हम किसी अभिक्रिया का औसत वेग और तात्क्षणिक वेग ज्ञात कर सकते हैं। औसत वेग के लिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, डेल, फिर हमारे पास में रिएक्टेंट की सांद्रता बटे डेल टी, और यहाँ पे हमारे पास में प्रोडक्ट की सांद्रता बटे डेल टी, और जो तात्क्षणिक वेग है इसमें हम ये वाला ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास में कोई रासायनिक अभिक्रिया है, उस रासायनिक अभिक्रिया के लिए हमें उसका रस समीकरण मितीय गुणांक ज्ञात करना है। जैसे अभिक्रिया है H2
प्लस I2 2HI। ये मेरे पास कोई रासायनिक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया के लिए मेरे को अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना है। अभिक्रिया का वेग बराबर, अभिक्रिया का वेग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमारे पास में क्या है, यहाँ पे H2 है, अभिकारक है, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा DH2 अपॉन dt, और साथ में यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा लेंगे अभिकारक के साथ में, बराबर माइनस DI2 माइनस dt बराबर प्लस, अब यहाँ पे जो संख्या है उसको हम बट्टे में ले लेंगे, 1/2 DHI अपॉन dt। यानी किसी भी क्रिया के लिए जो हमारे पास में रस समीकरणमितीय गुणांक है उसकी सहायता से उसका औसत वेग या तात्क्षणिक वेग ज्ञात करते हैं। हमारे पास में फॉर एग्जांपल अभिक्रिया है H2 प्लस I2 2HI है, इसका हमारे को इसका गुणांक लिखना है, तो अभिक्रिया का वेग बराबर सबसे पहले हम इसको लिखेंगे H2 है, अगर इसके साथ में कोई संख्या होती तो हमारे पास में बटे में आ जाएगी, माइनस D, फिर हमारे पास में H2 की सांद्रता बटे dt बराबर I2 है, फिर माइनस D I2 अपॉन dt और 1/2 HI। इसी प्रकार हमारे पास में अमोनिया वाली अभिक्रिया है N2 प्लस 3H2 और 2NH3, ठीक है, अमोनिया निर्माण की हैबर विधि। अगर हमें इसका लिखना है, इसका अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना है, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग बराबर सबसे पहले N2 के लिए माइनस D अपॉन dt और N2, ठीक है। इसी प्रकार बराबर फिर हमारे पास में माइनस 1/3 D अपॉन dt और H2, फिर साथ में हमारे पास में बराबर प्लस 1/2 D अपॉन dt NH3। इस प्रकार हम इस अभिक्रिया का वेग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में एक अभिक्रिया हम और भी ले सकते हैं, जैसे 5 Br नेगेटिव प्लस BrO3 नेगेटिव 6H प्लस, ठीक है, और इसे भी हमारे पास में AQ और क्या बनेगा 3Br2 प्लस 3H2, ठीक है। अब इस अभिक्रिया के लिए हमें अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना है। यहाँ पे 3 अभिकारक हैं और वहां पे 2 उत्पाद हैं। अभिक्रिया का वेग बराबर, अभिक्रिया का वेग बराबर सबसे पहले ये वाला है 1/5 माइनस 1/5 D Br नेगेटिव अपॉन dt, फिर ये वाला है बराबर माइनस D अपॉन dt और BrO3 नेगेटिव प्लस बराबर माइनस 1/6 D अपॉन H प्लस dt बराबर प्लस 1/3 D Br2 अपॉन dt प्लस 1/3 H2O अपॉन dt। इस प्रकार हमारे पास में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो उस अभिक्रिया का वेग हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए पहली शर्त ये है कि हमारे पास में जो दिया गया समीकरण है वो बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। साथ में हम रस समीकरणितीय गुणांक की सहायता से अभिक्रिया का औसत वेग और तात्क्षणिक वेग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए फॉर्मूला क्या है? अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक के लुप्त होने की दर, या जो रिएक्टेंट है उसकी सांद्रता में जो कमी आती है वो और उत्पाद के बनने की दर, ये क्या होती है? समान होती है। और कोई भी हमारे पास में समीकरण हो उस समीकरण की सहायता से हम उसका वेग ज्ञात कर सकते हैं। जो अभिकारक है उसको माइनस के द्वारा रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। अब अभिकारक में पास जो H2 है, H2 के साथ में इसके जो मोल्स हैं, यानी आपके पास में H2 सिंगल ही है। अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे हम 1/3 ले लेते हैं, ठीक है।
अगर हमारे पास में सिंगल में हमारे पास में S2 रह जाएगा, फिर I2 वाला है, फिर यहाँ पे 2 है, 1/में इसको अपन ले लेंगे। जो हमारे पास प्रोडक्ट वाला है उसको प्लस में लेना है, जो रिएक्टेंट वाला है उसको माइनस में लेना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अभिक्रिया के वेग की जो विमा है उसको देखना है। अभिक्रिया के वेग की विमा किस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में डिपेंड ये करता है, सबसे पहले जो अभिक्रिया का वेग है उसको ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले की नाम हमारे पास में K बराबर अभिक्रिया के वेग की इकाई यानी कि K बराबर मोल प्रति लीटर 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स। इस फॉर्मूले के सहायता से हम किसी अभिक्रिया की जो कोटि है उसकी वेग का हम ज्ञात कर सकते हैं। मोल प्रति लीटर 1 - n। n का मतलब है यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि शून्य कोटि है, प्रथम कोटि है, द्वितीय कोटि है या तृतीय कोटि है। सबसे पहले हम बात करें शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग इकाई। अब देखो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो n का मान क्या होता है, शून्य होता है, n बराबर 0 होता है, तो इसमें रखेंगे K बराबर शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग इकाई, यानी अब यहाँ पे इसको हम K0 ले लेंगे, शून्य कोटि अभिक्रिया है, तो मोल प्रति लीटर 1 - n है, यहाँ पे n के स्थान पे क्या लिख लेंगे अपन, शून्य इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग इकाई बराबर मोल इंटू लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। यानी कि यहाँ पे n का मान कितना है, शून्य है, 1 - 0, यानी आपके पास में लीटर में है, ऊपर लेंगे किसका हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास में यदि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हो, सेकंड है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग इकाई। ठीक है, यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए n का मान कितना होता है, 1 होता है, यानी हम पर K1 की बात करें, K1 बराबर मोल प्रति लीटर 1 - n है, तो 1 - 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। और 1 में से हम 1 को अपन माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0, और किसी की पावर 0 होती है, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। हमारे पास में 10 की पावर 0 है, इसका मान कितना होगा, 1, इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी K1 बराबर सेकेंड इनवर्स हो जाता है। इसी प्रकार द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग इकाई। अब द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए n का मान कितना होता है, 2, तो n बराबर 2। ठीक है, n का मान अभी 2 लेना है, तो K2 बराबर मोल प्रति लीटर 1 - 2 इंटू सेकेंड इनवर्स। और 1 में से -2 करेंगे तो माइनस का 1 बच जाएगा, तो हम लिख सकते हैं K2 बराबर लीटर इंटू मोल इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, या मोल इनवर्स इंटू लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। इसी प्रकार तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई देखिए, हम K3 का मान ज्ञात करें तो K3 बराबर मोल प्रति लीटर 1 - 3 इंटू
सेकंड इनवर्स। तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए जो n का मान कितना रहेगा, 3 रहेगा, n बराबर 3 रहेगा तृतीय कोटि के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K3 बराबर लीटर स्क्वायर इंटू मोल -2 इंटू सेकेंड इनवर्स। यानी कि हम इस फॉर्मूले की सहायता से किसी भी अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई ज्ञात कर सकते हैं कि हमारे पास में दी गई रासायनिक अभिक्रिया शून्य कोटि की है, प्रथम कोटि की है, द्वितीय कोटि की है या तृतीय कोटि की है। इसके लिए हमें ये वाला फॉर्मूला ज्ञात करना है। और बहुत से बार परीक्षा में आ जाता है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई क्या होगी, सेकेंड इनवर्स हो जाएगी। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। द्वितीय कोटि के लिए मोल इंटू लीटर इंटू मोल इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है अणु संख्यता। अणु संख्यता क्या होती है, अणु संख्यता एवं कोटि है, उसके बारे में देखते हैं। अणु संख्यता, अणु संख्यता और साथ में हम कोटि का भी अध्ययन यहाँ पे कर लेंगे। अणु संख्यता का क्या मतलब है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु, अणु या आयन्स की संख्या को अणु संख्यता कहते हैं। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं, कितने परमाणु भाग ले रहे हैं, उसे हम कहते हैं अणु संख्यता। अणु संख्यता का मान 3 से अधिक नहीं होता। यानी जो हमारे पास में सामान्य अभिक्रिया है उसमें 3 से अधिक नहीं होता है, क्योंकि 3 से अधिक होने पर जो हमारे पास में अभिकारक के अणुओं में जो प्रभावित टक्कर होनी चाहिए वो नहीं होगी और वहाँ पे उत्पाद बनने की दर है या संभावना है बहुत ही कम होती है। इसके साथ में जो अणु संख्यता है, अणु संख्यता का मान कभी भी भिन्नात्मक और शून्य नहीं होता। यानी अणु संख्यता का मान हमेशा पूर्ण संख्या में होता है, पूर्णांक में होता है। इसके साथ में जो अणु संख्यता का मान क्या होता है, सैद्धांतिक होता है। ठीक है। इसके अलावा हम कोटि की बात करें, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने अभिकारक अणु हैं उनके जितने अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन होता है, यानी अभिकारक के जितने अणु की सांद्रता में परिवर्तन होता है वो अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अभिक्रिया की कोटि का मान क्या होता है, प्रायोगिक होता है। यानी जो कोटि का मान क्या होता है, प्रायोगिक होता है। साथ में जो अभिक्रिया की कोटि है उसका मान शून्य भी हो सकता है, पूर्णांक भी हो सकता है और भिन्नात्मक भी हो सकता है। लेकिन किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए कोटि व अणुसंख्यता का मान समान भी हो सकता है और भिन्न भिन्न भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी अभिक्रिया में 2 अणु भाग ले रहे हैं तो उस अभिक्रिया की कोटि भी 2 होगी, ये जरूरी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में जो अणुसंख्यता है, अणुसंख्यता का मतलब यही हुआ है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु या आयनों की संख्या को हम अणुसंख्यता कहते हैं। अणुसंख्यता कैसी होती है, सैद्धांतिक होती है। अणुसंख्यता का मान पूर्णांक में होता है, कभी भी अणुसंख्यता शून्य व भिन्नात्मक नहीं होती है। साथ में हम देखें अणुसंख्यता का मान 3 से अधिक नहीं होता है, क्योंकि अणुसंख्यता का मान 3 से अधिक होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, वो जटिल अभिक्रिया हो जाएगी और जटिल अभिक्रियाओं में अणुसंख्यता का कोई इंपोर्टेंस नहीं होती है। जटिल अभिक्रियाओं में केवल अभिक्रिया का वेग हम ज्ञात कर सकते हैं, उसकी कोटि भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन कोटि हम वहाँ से ज्ञात करेंगे जहाँ पे अभिक्रिया की जो जटिल अभिक्रिया है, जहाँ पे स्लो स्टेप होगी यानी धीमा पद होगा, वहाँ पर हम अभिक्रिया की कोटि हम ज्ञात कर सकते हैं, वहाँ से अभिक्रिया का वेग भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अब साथ में हमारे पास में जो अणुसंख्यता की बात करें, अणुसंख्यता हमारे पास में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे हमारे पास में रासायनिक अभिक्रिया और अणु संख्यता, मानो हमारे पास वो अभिक्रिया हो रही है A + B + C बराबर प्रोडक्ट, A B C मिलकर उत्पाद बना रहे हैं। इस अभिक्रिया की जो अणु संख्यता का मान कितना होगा, 3 होगा। अगर हम देखें दूसरा है हमारे पास में H2 + I2 और 2HI, इस अभिक्रिया के लिए अणु संख्यता का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। थर्ड अभिक्रिया है CH3, एस्टर का जल अपघटन है जिससे एसिटिक अम्ल और एथेनॉल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में जो अणुसंख्यता कितनी है, 2 है। ठीक है। यानी कि हमारे पास में जैसे हमारे पास अमोनिया का विघटन है,
N2 प्लस 3S2। इस अभिक्रिया में जो अणुसंख्या कितनी है, 2 है। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में जितने अणु, परमाणु या आयन भाग लेते हैं उसे हम कहते हैं अणुसंख्यता। अणुसंख्यता का मान कभी भी भिन्नों में नहीं होगा, कभी भी शून्य नहीं होगा, किसमें होगा, हमेशा पूर्ण संख्या में होगा। और जो अणुसंख्यता कैसी है, सैद्धांतिक है, थ्योरेटिकल है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें किसी अभिक्रिया यानी हमारे पास में क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि हमारे पास में अणुसंख्यता एवं कोटि में डिफरेंट लिखो। डिफरेंट की बात आए तो जो हमारे पास में शॉर्ट देखते हैं, ये हमारे पास में अणुसंख्यता और यहाँ पे कोटि। यदि क्वेश्चन आएगा अणुसंख्यता में कोटि में डिफरेंट लिखो, 3 डिफरेंट लिखो, तो सबसे पहले डिफरेंट है यहाँ पे इनकी डेफिनेशन लिख देंगे। जो अणुसंख्यता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु या आयन्स की संख्या को अणुसंख्यता कहते हैं। कोटि में किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के जितने अणु की सांद्रता में परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं कोटि। दूसरा है अणुसंख्यता का मान। जो अणुसंख्यता है वो कैसी होती है, सैद्धांतिक होती है। क्या होती है, ये सैद्धांतिक होती है। कोटि का मान क्या होता है, प्रायोगिक। कोटि का मान प्रायोगिक होता है। तीसरा है अणुसंख्यता का मान कभी भी शून्य नहीं होगा, शून्य व भिन्नात्मक नहीं होता, शून्य व भिन्नात्मक नहीं होता। और ये हो सकता है शून्य भी हो सकता है, भिन्नात्मक भी हो सकता है और पूर्ण संख्या भी हो सकती है। कोटि में से किसमें होती है, पूर्णांक में होती है, पूर्ण संख्या में होती है। साथ में अणुसंख्यता एवं कोटि का मान समान भी हो सकता है और भिन्न भिन्न भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनका अध्ययन करेंगे हम डिटेल से। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसमें पहला कारक है सांद्रता का प्रभाव। सांद्रता का प्रभाव। दूसरा है ताप का प्रभाव, टेम्परेचर का प्रभाव। तीसरा है अभिकारक, अभिकारक या उत्पाद की प्रकृति। चौथा है अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पांचवा है विकिरणों का प्रभाव। यानी कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक यानी सांद्रता का प्रभाव, ताप का प्रभाव, अभिकारक की प्रकृति, अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल और उत्प्रेरक का प्रभाव। यानी कि इन सभी के साथ में अभिक्रिया का वेग है वो किस प्रकार प्रभावित होता है उसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। धन्यवाद।